पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में भी हमने प्रीपोजिशन को समझ लिया था। जिस बच्चे ने पार्ट 1 नहीं देखा है प्रीपोजिशन का, वो पार्ट 1 जाके देख लें। ये पार्ट 2 का वीडियो है। स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। क्या पढ़ा था? यही था, यही था प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसमें हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। यानी कि ऐसे कुछ प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। कोई कोई से प्रीपोजिशन भी पढ़ते हैं, कोई प्रेपोजिशन भी पढ़ते हैं। आपको पढ़ना है प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन मत पढ़ना, ठीक है? प्रीपोजिशन इसमें जो पढ़ोगे वो होगा ऑन, इन और एट। ये तीन है जो कि किसके लिए यूज होते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए। अब प्लेस में कैसे? ध्यान से अगर देखोगे तो मैंने आपको एक ऑन का यूज बताया है ना? याद है वो यूज? बताओ। हम्म ठीक। देख देख के बोलना बहुत अच्छी कला है, याद रखना उससे भी अच्छी कला है। ऑन कैसे प्लेस के लिए यूज होता है? किसी भी प्लेस पे, किसी भी जगह के लिए जब आप हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यूज करते हैं, जैसे ये टेबल है और इसके ऊपर एक मार्कर रखा हुआ, तो ये भी क्या है? एक जगह थी और जगह का सरफेस था। और जब कोई चीज किसी सरफेस पे, किसी जगह के सरफेस पे रहेगी तो हम ऑन का यूज करेंगे। तो हम बोल सकते हैं सरफेस ऑफ प्लेस के लिए क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। इन किसके लिए लगाएंगे? बाउंड्री के लिए, जो प्लेस बाउंड्री से घिरा हो। जैसे आप इस क्लासरूम में हो, क्लासरूम भी एक प्लेस है ना? क्लासरूम भी क्या है? एक प्लेस है। और इसी क्लासरूम में क्या है? बच्चे बैठे हुए। खैर मेरा दीवार है, आड़ा टेढ़ा बन जाए तो डोंट माइंड। बन गया? कैसे बनेगा? जैसे ही बनेगा। 3D नहीं बन पा रहा मेरे से। इसमें आप सब बैठे हो यहाँ पे, है ना? ये आप सभी हो। तो इस क्लासरूम में जो बैठे हैं बच्चे, यहाँ जो आप बैठे हो, तो ये भी एक जगह ही तो है। और इस जगह में एक बाउंड्री है, एक दीवार, दो दीवार, तीसरा दीवार और ये चौथा दीवार। आपकी एक बाउंड्री है, इस जगह की एक बाउंड्री है, मतलब जहां पे आप बैठे हो उसकी एक बाउंड्री है। तो जहां बाउंड्री होगा प्लेस में, याद रखें कहाँ किसका बाउंड्री होना चाहिए? प्लेस का बाउंड्री होना चाहिए। तो हम इन का यूज करेंगे। और एट का कब यूज करेंगे? आप एट का तब यूज करोगे प्लेस में जब आप ये बताना चाहते हो कि वो आप उस जगह के किसी एक स्पेसिफिक जगह पे आप हो। जैसे आप अपने घर में हो, ठीक है? अब घर में आपने किसी को बोला आई एम एट द एंट्रेंस, आई एम एट द एंट्रेंस, या आई एम एट द डोर, डोर मतलब दरवाजा, या फिर आई एम एट द विंडो, मतलब आप घर के किसी स्पेसिफिक जगह पे हो। अब ये नहीं कह रहे हो कि आप अगर ये बोलते हो ना आई एम इन होम, आई एम इन होम, सेंटेंस ठीक है क्योंकि आप पूरे घर में किसी भी जगह पे आपने मेंशन नहीं किया। लेकिन अगर आप बताना चाहते हो आई एम और डैश, और घर के किसी स्पेसिफिक जगह पे हो, एंट्रेंस पे हो या फिर दरवाजे पे हो, खिड़की पे हो, गार्डन में हो, किचन में हो, किचन में के लिए ऐड नहीं लगेगा, आई एम इन द किचन हो जाएगा क्योंकि किचन का कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होता, आप किचन में ही पूरा रहते हो, है ना? घर का एक पूरा स्पेसिफिक जगह है, एंट्रेंस है, दरवाजा है, खिड़की है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो?
यहाँ पे एट लगा सकते हो, आई एम एट द डोर। समझ आया? आई एम इन गोवा, सही है सेंटेंस, आई एम इन गोवा। ठीक है, क्यों है? क्योंकि आई एम इन अगर मैंने गोवा लिखा तो देखो गोवा एक प्लेस है, क्या है ये? प्लेस है, समझ आ रहा है? और ये इन जो है वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी है, वो तो हमने पहले पढ़ लिया था। प्रीपोजिशन प्लेस में इन है, तो यहाँ पे ये तो प्लेस है, गोवा जो है वो प्लेस है, और ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, तो मैंने इन लगा दिया। लेकिन गोवा की क्या अपनी एक बाउंड्री है? है, बिल्कुल है, लेकिन वर्चुअल बाउंड्री। जैसे अगर हम भारत बनाते हैं तो भारत में देखोगे कि ये उत्तराखंड, ये दूसरा स्टेट, ये दूसरा स्टेट, ये पंजाब, ये हरियाणा, ये दिल्ली, ऐसे बटे हुए हैं ना। तो ये जो बटे हुए हैं ये भी तो एक बाउंड्री ही है, वर्चुअल बाउंड्री है। तो गोवा भी बटा है, तो गोवा भी मैंने बताया था कि इन जो है फिजिकल और वर्चुअल बाउंड्री के लिए लगता है। मेरे हिसाब से आपको फिजिकल और वर्चुअल बाउंड्री में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में समझा दिया था कि वर्चुअल बाउंड्री क्या होती है और फिजिकल बाउंड्री क्या होती है। तो गोवा की एक खुद की एक क्या है? वर्चुअल बाउंड्री है, तो हमने वर्चुअल बाउंड्री के लिए इन लगा दिया। लेकिन आप कह रहे हो गोवा में आप कहाँ हो? किसी बीच पर हो। गोवा में कहाँ पे हो? बीच पे हो। आई एम इन गोवा एट द बीच। समझ आया? यानी कोई भी जगह हो, अगर आपको पूरे जगह को बताना चाहते हो तो इन लगा के बता दो, है ना। और उस जगह के किसी एक स्पेसिफिक जगह को बताना चाहते हो तो एट लगा दो। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। चलो आप एक एग्जांपल बता दो तो सोचो। चलो डेफिनेशन लिख लो इसका, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का। 5 चलाओ फटाफट। इन, ऑन और एट। इन कब लगता है? प्लेस हैविंग वर्चुअल और फिजिकल बाउंड्री। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? इन। और ऑन कब लिखोगे? फॉर सरफेस ऑफ अ प्लेस। और एट का इसके लिए यूज करेंगे स्पेसिफिक प्लेस। हो गया? देखो मेरे हिसाब से इस दोनों में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वर्चुअल और फिजिकल बाउंड्री में क्या क्या आएगा। फॉर द सरफेस ऑफ अ प्लेस के लिए क्या लगेगा? कोई भी एक सरफेस है, उस सरफेस पे कुछ रखा हुआ तो ऑन लगा दोगे। लेकिन इसमें दिक्कत होगा स्पेसिफिक, हाँ स्पेसिफिक प्लेस। अब समझो स्पेसिफिक प्लेस कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एक एग्जांपल इनका भी दे देता हूँ, नहीं पता चला तो इसमें भी कंफ्यूजन हुआ और बोलोगे ये समझ नहीं आया। देखो अगर आप किसी ऐसे बाउंड्री में हो जिसे आप छू सकते हो, जिसे आप
छू सकते हो, जैसे क्लासरूम में है तो इस क्लासरूम की दीवारों को आप छू सकते हो, ये फिजिकल बाउंड्री है, ये फिजिकल बाउंड्री है। और जिसे हम नहीं छू सकते, जो दिखेगा ही नहीं, जैसे टेंशन में हम कहते हैं ना मैं टेंशन में हूं, तो टेंशन का बाउंड्री हमें दिखता है क्या? नहीं दिखता, वो वर्चुअल बाउंड्री जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो ऐसे में इनका यूज करोगे, क्लासरूम, इन टेंशन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? क्लासरूम, और वर्चुअल का क्या हो गया? टेंशन। और सरफेस के लिए कोई भी सतह है, ऑन द टेबल, टेबल का भी एक सरफेस होता है, तो ऑन द टेबल लगा सकते हो। किसी भी सरफेस पे कोई भी चीज रखा है तो ऑन लगा दो। इसका समझ लो स्पेसिफिक प्लेस। मैंने लिखा एट द बस स्टॉप। आप कहां खड़े हो? आई एम एट द बस स्टॉप। आपने एट द बस स्टॉप क्यों कहा? समझना इस बात को कि बस तो रोड पे चलती है ना, लेकिन बस रुकती कहाँ है? एक स्पेसिफिक प्लेस पे, एक फिक्स जगह पे, है ना। तो वहां पे आप खड़े हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम एट द बस स्टॉप। तो ये एक पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा लिख लो, बॉटम ऑफ द ग्लास। बॉटम मतलब जानते हो? तली। जैसे ग्लास का बॉटम होता है ना, नीचे वाला हिस्सा, उसे बोलते हैं बॉटम, सबसे नीचे वाला हिस्सा। तो ग्लास तो बहुत बड़ा है। अगर आपने बोला कि आपके ग्लास में कुछ लगा हुआ है, मान लो आप किसी को बताना चाहते हो कि ग्लास में कुछ है, आप क्या बोलोगे? ग्लास तो इतना बड़ा है, लेकिन ग्लास के किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, तो आप क्या बोलोगे? द डस्ट इन द बॉटम एट, सॉरी, एट द बॉटम एट द ग्लास, सॉरी यहाँ पलट गया, एट द बॉटम बोलोगे, एट द बॉटम, द डस्ट इन द ग्लास एट द बॉटम। यानी कि डस्ट कहाँ है, गंदगी कहाँ है? ग्लास के बॉटम में। और अगर ऊपर होगा तो अपर साइड बोल देंगे, है ना। साइड में होगा तो साइड बोलेंगे। इसीलिए एट द साइड, एट द बॉटम लगा सकते हो, लेकिन याद रहे स्पेसिफिक प्लेस के लिए हम क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे, है ना। चलो आगे बढ़े। चलो आगे देखो, ये हो गया प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो अभी तक हमने दो कंप्लीट किया, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब थर्ड देखो, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम डन, है ना, और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस डन। अब हम थर्ड करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होता क्या है? डायरेक्शन से समझ आया? ऐसा शब्द जो डायरेक्शन बताने में मदद करे, उसको हम क्या करेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कर देंगे। अब ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं वो जो डायरेक्शन आपको शो करेगा? लेफ्ट, राइट, बैकवर्ड, टूवर्ड। हाँ, ये तो आपने साइड्स बता दिए, डायरेक्शंस बता दिए। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। वो सभी के सभी आपने डायरेक्शन बताए। मैंने बोला ऐसा प्रीपोजिशन जो डायरेक्शन बताने में मदद करे, ना कि डायरेक्शन बताए। समझो, मैंने बोला राइट, तो ये मेरा डायरेक्शन हुआ। बैक, ये मेरा बैक हुआ।
लेकिन अगर मैं बोलूं टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, टू द लाइब्रेरी, किधर की ओर, ये जो टू है ये प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। इसमें कौन कौन से आते हैं तो वो देखो, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में आते हैं टू, टूवर्ड, थ्रू और इनटू। क्या क्या आता है? एक आता है टू, दूसरा आता है टूवर्ड या टूवर्ड्स, इनटू और थ्रू। अब एक एक करके एग्जांपल देख लेते हैं। क्या कर रहे हो? इधर ध्यान दो। चलो एक एक एग्जांपल देख लो। टू का देखते हैं पहले। शी वेंट टू द, कहीं भी कर सकते हैं, हम लाइब्रेरी कर लेते हैं, लाइब्रेरी। तो यहाँ पे जो ये टू है ये प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, यानी बताना चाह रहा है कि इसकी पोजीशन किधर की ओर है, सॉरी लाइब्रेरी की ओर, है ना। लेकिन ये पोजीशन डायरेक्शन के तौर पे बताए कि वो लाइब्रेरी गई है। अगला है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का कब यूज करते हैं? टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है? की ओर। शी was coming towards you. She was coming towards you. वो तुम्हारी तरफ आ रही थी। तो यहाँ पे जो तुम्हारी तरफ के लिए ये भी तो डायरेक्शन है। किसकी तरफ? तुम्हारी तरफ। वो कहाँ गई? लाइब्रेरी की तरफ। तो डायरेक्शन शो हो रहा है। यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना होगा कि राइट और लेफ्ट, बैक, फ्रंट, अप, डाउन, ये डायरेक्शन नहीं है। ऐसे वर्ड जो दिशा बताए, दिशा का नाम ना बताए, समझे? दैट्स कॉल्ड द प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। समझ आया? अब उसके बाद आ जाओ इनटू। इनटू में क्या है? एग्जाम्पल समझो। आई jumped into the pool. I jumped into the pool मतलब मैं कूदा। किधर कूदा? पूल में। तो मैं पूल में कूदा, तो मेरा भी तो डायरेक्शन बताया ना। मैं किधर की ओर कूदा? पूल की ओर कूदा। तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है और ये भी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। क्लियर? याद रहे आपने पहले भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इन, ऑन और एट पढ़ा, और प्लेस में भी इन, ऑन और एट पढ़ा। तो मतलब कोई अगर आपसे पूछे कि एट कौन सा प्रीपोजिशन है, तो आप बोलोगे सर एट जो है वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी है। एक एक एग्जांपल दे देना। ये मत कहना कोई आपसे कह दिया कि एट जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है और आप पढ़ के गए हो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और आप दोनों लड़ने लगे। नहीं, हमारे सर ने तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ा है। वो बोलेगा नहीं, हमारे सर ने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ा है। तो दोनों को लड़ना नहीं है, दोनों को ज्ञान लेके जाना है। क्या लेके जाना है? कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इन, ऑन, एट आता है और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी इन, ऑन, एट आता है। और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में क्या क्या आता है? टू आता है, टूवर्ड्स आता है, इनटू आता है और थ्रू आता है। आई होप क्लियर हुआ है ना। अब आ जाओ, लास्ट बचता है हमारा थ्रू। ये कब यूज होता है? TH और OUGH।
थ्रू। थ्रू मतलब होता है किसी चीज से गुजरना, किसी चीज से। यहां हम लिख सकते हैं आई एम गोइंग थ्रू टेंशन। हर बार टेंशन ही आ रहा है मेरे को। आई एम गोइंग थ्रू आई एम गोइंग थ्रू टेंशन। अब देखो थ्रू क्यों लगाया यहां पे मैंने, क्योंकि मेरा भी एक डायरेक्शन बता रहा है। आई एम गोइंग थ्रू द टेंशन, आई एम गोइंग थ्रू द टेंशन, कि मैं किधर से निकल रहा हूं, टेंशन से निकल रहा हूं। मतलब मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई कि अभी मेरा जो भी दौर चल रहा है, जो भी मेरा समय बीत रहा है, वो किस में से बीत रहा है, टेंशन में से ही बीत रहा है। तो ये भी मेरा क्या हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हो गया। आई होप क्लियर हुआ, पक्का। और कोई एग्जांपल बना सकते हो थ्रू से? जिसमें डायरेक्शन हो। चलो आप सब सोचते रहो। खैर ये फटाफट नोट डाउन कर लो जल्दी। चलो अगर हो गया है तो अब बस लास्ट के दो प्रीपोजिशन और बचते हैं, इन दो को निपटा देते हैं और उसके बाद ये प्रीपोजिशन का चैप्टर हो जाएगा क्लियर। अगला जो प्रीपोजिशन है वो है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट। कौन सा है? एजेंट। एजेंट में दो है, एक है बाय और दूसरा है विद। अब ये प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट को समझना बहुत अच्छे से, ध्यान से, क्योंकि अगर हल्का सा गलती किए भूल जाओगे। कि एक काम, कोई भी काम होगा वो दूसरे का कारण होगा। समझना कैसे, एक काम होगा और वो दूसरे का कारण होगा। समझ नहीं आया ना? अब समझोगे कि इस बोर्ड पर लिखा गया ये एक काम है, इसका कारण कौन बना? मैं बना ना, कि मैंने लिखा ना इसको। जैसे दिस वर्क, WORK वर्क, एज डन बाय हिम। अब देखो दिस वर्क इज डन बाय, किया गया है ना, किया जाता है, यह काम किया जाता है उसके द्वारा। तो ये जो काम है इज डन हुआ, ये एक काम हुआ और इस काम का कारण कौन हुआ? ये। समझ आया? और ये बताया कैसे? बाय के थ्रू। तो ये एक एजेंट को बताया ना कि इस काम को करने वाला एजेंट कौन है, ये है। और उस एजेंट को पहचानने के लिए हमने किसकी मदद ली? बाय की। तो सिंपल था ये, क्लियर, कि एक काम का जो कारण होगा और उस कारण को बताने वाला जो वर्ड होगा वो एजेंट होगा, है ना। एक और एग्जांपल, हाँ बताओ। A small letter written by Ram. क्या? A small letter written by Ram. अ स्मॉल लेटर रीडन बाय राम। हाँ बिल्कुल, कि एक स्मॉल लेटर का काम था जो कि रीडन किया गया किसके थ्रू? राम के थ्रू। एक और करते हैं, दिस, oh sorry, this book is written by this book is written by, क्या हुआ? ये वाला पूरा एजेंट वाला समझो। एजेंट वाला जो है इसमें
ये दोनों जो वर्ड होंगे, ये दोनों क्या होंगे, ये जो वर्ड हैं ये आपको एजेंट खोज के देगा, यानी कि वो काम करने वाला देगा। समझो कैसे। इसमें एक काम है, इस सेंटेंस में एक काम है, क्या है, इज वर्क, वर्क इज डन, एक काम किया गया। अब कौन सा काम किया गया ये नहीं बताया गया। तो एक काम हो गया है और उस काम को करने वाला कौन है, उस एजेंट को खोजना है। तो करने वाला कौन है, हिम। जैसे अब तुम मान लो कि ये पंखा खराब था कल, ठीक है, और आप गर्मी में परेशान थे, जैसे तैसे आपने क्लास ले लिया और आप चले गए घर, छुट्टी हो गई, आप चले गए घर। अगले दिन आए, आपने देखा कि पंखा चल रहा है, ठीक है। आपने पूछा कि सर ये पंखा ठीक हो गया, मतलब एक काम हो गया है, लेकिन इस पंखे को ठीक करने वाला कौन था। तो आप उस एजेंट को खोज रहे हो ना, जिसने ये काम कर दिया। तो उधर से क्या नाम है भूल जाता हूं, निकुंज बोलती हैं कि दिस इज डन बाय सर, कि मतलब ये काम किया किसने किया, सर ने किया। तो जो बाय लगाया ना आपने, उस बाय ने आपको खोज के दे दिया एजेंट। या आप बिना एजेंट के आप खोज ही नहीं पाओगे कि इस काम को किसने किया, किसके द्वारा किया गया। आप बोलोगे पंखा ठीक हुआ, ज्योतिष सर ने किया, या सर ने किया, जिसने भी किया। फिर भी तो आप इसमें देखो ये एजेंट छुपा हुआ है कि उन्होंने किया, तो मतलब उनके द्वारा किया गया, अपने आप थोड़ी हो गया। तो समझ आया, एक वर्क जो है वो किसी के थ्रू डन हो रहा है, और उस डन को बताने वाला कि वो काम करने वाला एजेंट कौन है, जो वर्ड बताएगा वही एजेंट होगा, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट होगा। और इसमें एक और देखो, ऐसे लिखा हुआ है, दिस बुक इज रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर किसे बोलते हैं, ये एस है, शेक्सपियर रतन को बोलते हैं शायद, देख लेंगे एक बार। तो ये जो बुक है, ये बुक का काम क्या है, लिखा गया। इस सेंटेंस में क्या काम है, लिखने का काम है। तो किसको लिखने का काम है, इस बुक को लिखने का काम। तो ये बुक लिखा किसके थ्रू गया है, और इसको बताने वाला वर्ड कौन है, बाय है। अगर मैं ये हटा दूं तो पता ही नहीं चलेगा, दिस बुक इज रिटन शेक्सपियर। मतलब यहां तक तो समझ आ रहा है, दिस बुक इज रिटन, ये किताब लिखी गई है, और उसके बाद बोल दिया हमने शेक्सपियर। तो समझेगा कोई, मतलब कि मैंने बोला ये किताब लिखी गई है अर्जुन, तो मतलब क्या हुआ कि मैं उसको बता रहा हूं, ए अर्जुन सुन, ये किताब लिखी गई है। लेकिन अगर मैं बोलूं यह किताब लिखी गई है अर्जुन के द्वारा, तो आप पता चल गया ना कि ये मैं बता नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ये जो किताब लिखी गई है वो किसने लिखी है, एक अर्जुन ने लिखी है। तो वैसे अब ये वाला भी वही एग्जांपल है, दिस बुक इज रिटन बाय शेक्सपियर। क्लियर हुआ, ठीक। अब अगला जो है, ये बाय वाला था पूरा, ये कौन सा था, बाय वाला। अगला जो है वो विद वाला है। तो विद में क्या करोगे, जैसे एग्जांपल देख लो, दिस ग्लास is filled with वाटर या फिर मिल्क। ये किताब, और सॉरी ये ग्लास जो है, किताब बोल रहा हूं, यह ग्लास जो है वो किससे भरा हुआ है, वाटर से या फिर मिल्क से। दिस बॉटल फिल्ड विद कोल्ड ड्रिंक, शेक, अलग अलग चीजें आप डाल सकते हो। तो ये विद भी जो है वो क्या है, एक एजेंट की तरह काम किया, और बाय भी जो है वो एजेंट की तरह काम किया। यानी सिंपल सा, जहां आपको विद दिखे, बाय दिखे, आपको क्या बोलना है, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट है। क्लियर हुआ। देखो
ये गिलास भरा था, ये गिलास क्या था, भरा हुआ था या भरा हुआ है, किसके द्वारा, कारण है ना, कौन सा कारण है, मिल्क या फिर पानी। तो मैंने क्या बोला, एक काम होगा और उस काम का कोई कारण होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट हो जाएगा। वेरी गुड। मतलब जिसमें काम करने वाले को खोज दिया जाए जिस वर्ड के थ्रू, वो आपका प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट हो जाएगा। एक और लिखें, उससे समझना। मिटा दूं, ठीक है। आपने बाय और विद पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, बाय और विद, ये दोनों ही क्या हैं, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट है। पांचवा लिखाऊंगा, उससे पहले एक सेंटेंस लिखता हूं, फिर उसके बाद बताना। शी दिस बुक इज written by शेक्सपियर। उसके बाद शी कम बाय बस। अब बताओ, दोनों में बाय है, ठीक है, कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट है और कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट नहीं है। हालांकि पहला वाला है और दूसरा वाला क्यों नहीं है, हाँ, और काम को करके खोजने वाले को भी हम नहीं खोजे, मतलब उसका आने का तो काम है, कौन आया, वो तो ये आ गया शी। अब शी भी कौन है पता नहीं। समझो, ये किसी गैजेट या इंस्ट्रूमेंट के आगे लगा, किसी गैजेट या इंस्ट्रूमेंट के आगे लगा तो वो एजेंट नहीं होगा, प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। वेरी गुड, इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। समझ आया, ठीक है। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, सब का डेफिनेशन लिख लेते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का, प्रीपोजिशन एजेंट एंड इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। बाय है, विद भी है, दोनों है। अगर विद के बाद, सॉरी हाँ मैंने लिखा नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि बाय है और विद दोनों है, अगर इसके बाद कोई इंस्ट्रूमेंट आता है या फिर गैजेट्स आता है तो आप बोलोगे प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्लियर, चलो अब एक एक करके सब इसका हम क्या करेंगे, डेफिनेशन लिख लेते हैं और चैप्टर क्लोज करते हैं। देखो, सबका डेफिनेशन हमने लिख दिया, यही इतने हमारे प्रीपोजिशंस थे, जिसमें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमने देखा था कि ये प्रीपोजिशन किसके लिए यूज होता है, प्रीपोजिशन यूज्ड फॉर टाइम डिफरेंट नेचर्स, यानी कि अलग अलग नेचर्स के टाइम्स होते हैं, कुछ मंथ का टाइम होता है, कुछ ईयर का टाइम होता है, कुछ डे एंड डेट का होता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिए जो भी प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा वो ये तीन प्रीपोजिशन होंगे, ऑन, इन और एट। ये तीनों प्रीपोजिशन किसके लिए यूज होंगे, टाइम के लिए। प्लेस के लिए भी ऑन, इन और एट होता है, जो कि यूज होता है डिफरेंट प्लेस के लिए, है ना। ऑन भी एक प्लेस के लिए यूज होता है, जिसकी जो वो प्लेस का नाम होता है सरफेस। अगर सरफेस पे कोई चीज रखा है तो उसके लिए ऑन लगाते हैं, फिजिकल एंड वर्चुअल बाउंड्री के लिए हम इन लगाते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं।
डायरेक्शन के लिए हम कौन सा करते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में कहता है ये यूज किया जाता है, यूज टू डिस्क्राइब अ डायरेक्शन, ये दिशा बताने के लिए किया जाता है, जैसे टूवर्ड, बैकवर्ड, है ना, टू, इनटू, ये जितने भी वर्ड्स हैं जो यूज किए जा रहे हैं वो डायरेक्शन शो करने के लिए किया जा रहा है। अगला है एजेंट। एजेंट में क्या बोला गया है? यूज्ड फॉर अ थिंग विच इज कॉज्ड ऑफ अनदर, ये उस चीज के लिए किया जाता है जब एक काम का दूसरा कारण बनता है। जैसे अगर इस बोर्ड पे लिखा भी गया तो लिखने का कारण मैं बना, है ना। तो जैसे अगर ये लिखोगे तो द प्रीपोजिशन इज रिटन बाय, रिटन के बाद आपने बाय लगाया और बाय के बाद ही, हिम, हिज, जो लगाना है, नाम लगाना है वो लगा दो। तो जो कारण बनेगा और जो कारण बनेगा और कारण बताने वाले वर्ड को हम क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट। और लास्ट बचता है इंस्ट्रूमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऐसे वर्ड जो इंस्ट्रूमेंट के साथ लगते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट में आपने देखा था कि विद और क्या लगता है? बाय लगता है। और डायरेक्शन में तो आपने पढ़ लिया था टूवर्ड्स, और इंस्ट्रूमेंट में भी विद और बाय ही लगता है, जो कि किसी डिवाइस के साथ या तो आप बाय लगा दो या तो विद लगा दो। याद रहे आपको डिवाइस के साथ विद लगाना है, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ विद, कोई मशीन है तो उसके साथ बाय। शी इज कमिंग बाय बस, बस एक मशीन है ना कि वो इंस्ट्रूमेंट है। बस से बाजा बजाओगे नहीं ना। डिवाइस जैसे फोन है, आई एम प्लेइंग विद फोन कहता हूं या आई एम प्लेइंग बाय फोन बोलता हूं? आई एम प्लेइंग विद फोन, क्योंकि फोन क्या है? एक डिवाइस है ना कि मशीन है, और ना ही वो इंस्ट्रूमेंट है। तो डिवाइस के लिए विद, इंस्ट्रूमेंट के लिए विद और मशीन के लिए बाय लगाओगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। यहां से हमारा चैप्टर होता है एंड, पार्ट 2 के साथ प्रीपोजिशन पूरी तरह से एंड होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।